दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन में आज प्रस्तुत है वर्ष 2001 में आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र खंड। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए तथा जो प्रश्न कठिन हैं उनको अलग से नोट कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आप आसानी से परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएं उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र का जो यूपी टीजीटी पेपर है 2001 का पहला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? यानी ये कथन किसका है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों गार्नर। गार्नर का कथन है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के पिता किन्हें माना जाता है? तो राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु प्रथम राजनीतिक विचारक है या प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है आपके नागरिकता, पंचायती राज, राज्य और नगर निगम। तो दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है, यानी सिटीजनशिप जो है वो सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय है। अगला प्रश्न है कि कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? ऑप्शन है आपके लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू और जे.एस. मिल। दोस्तों, इन विकल्पों में से जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। एक तरह से देखा जाए तो नेहरू का झुकाव लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर था, लेकिन ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति के साथ साथ उन्होंने समाजवाद को अपनाने का आग्रह किया और इसलिए वो एक कल्याणकारी राज्य के समर्थक माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत क्या है? दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, यानी इवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है। यानी ये सिद्धांत ये मानता है कि राज्य न तो ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है न तो शक्ति के द्वारा, और केवल पैतृक सिद्धांत या मातृक सिद्धांत द्वारा नहीं बल्कि इसका सने सने विकास हुआ है, इसलिए इनमें किसी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राज्य के विकासवादी सिद्धांत को अनेक लेखकों द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, एकलवादी संप्रभुता या एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी सिद्धांत कौन है? ऑप्शन है आपके समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद और उदारवाद। तो सही उत्तर है बहुलवाद जो है वो एकलवादी संप्रभुता का विरोधी है। बहुलवाद के समर्थकों में लास्की, क्रैब, जी.डी.एच. कोल, लिंडसे और बार्कर हैं और बहुलवादियों का मानना है कि प्रभुसत्ता केवल राज्य में नहीं बल्कि कई संस्थाओं में रहती है और उसमें समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं होती हैं। इसलिए ये माना जा सकता है दोस्तों कि जो संप्रभुता का एकलवादी या एकत्ववादी सिद्धांत है ये बहुलवाद इसका विरोधी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन है आपके शक्ति सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। यह सिद्धांत ये मानता है कि राज्य की स्थापना या उत्पत्ति जनता की इच्छा से हुई है और प्रमुख समझौतावादी विचारकों में हाब्स, लॉक और रूसो हैं। और 17वीं 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौता सिद्धांत जो प्रचलित हुआ था, इसके अनुसार राज्य एक दैवी संस्था न होकर मानवीय संस्था है और इसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हित साधन के उद्देश्य से किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ऑप्शन है हॉल,
स्पेंसर, मैकाइवर और डुग्बी। तो सही उत्तर है डुग्बी। इसने भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं माना है। उस और इसमें डुग्बी के साथ साथ सीले और बिलोबी तथा लिमोन आदि विचारक हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता और संसद। तो सही उत्तर है जनता में लोकप्रिय संप्रभुता निहित होती है और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का जो स्रोत है वो जनता होती है। अगला प्रश्न है राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है। ऑप्शन है आपके भूभाग, जनता, सरकार और सर्वोच्च सत्ता और राष्ट्रीयता। तो सही उत्तर है दोस्तों सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता। राज्य के 4 आवश्यक अंग हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च सत्ता या संप्रभुता है। अगला प्रश्न है उदारवाद किसका हित चाहता है। तो ऑप्शन है आपके अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का और सबका। तो उदारवाद जो है लिबरलिज्म, ये धनवानों का हित चाहता है। ये मानव को उत्पादन, विनिमय, वितरण और व्यापार व्यवसाय करने, संपत्ति रखने और विक्रय की पूरी स्वतंत्रता देता है, जिससे कि पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। अगला प्रश्न है फासीवाद विश्वास करता है। फासीवाद विश्वास करता है कि राज्य दल से श्रेष्ठ है। राज्य दल से श्रेष्ठ है। फासीवाद ये मानता है कि जो राज्य है वो दल या राजनीतिक पार्टी से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि राज्य शासक दल के हाथों में शक्तिशाली संस्था हो तो उसके प्रति किसी प्रकार के विरोध की संभावना नहीं रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। भाषण की स्वतंत्रता जो है वो किस शासन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है आपके लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, राजतंत्र और वर्गतंत्र। तो सही उत्तर है भाषण की स्वतंत्रता ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया था। सामान्य इच्छा या जनरल विल का प्रतिपादन किसने किया था। हाब्स, हीगेल, रूसो और महात्मा गांधी आपके ऑप्शन हैं। तो सही उत्तर है रूसो ने सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया था। उसने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा कहा है। वो कहता है कि सामान्य इच्छा व्यक्ति की ऐसी इच्छा होती है जो सामान्य इच्छा है जो अस्थायी होती है और इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित या कल्याण होता है। अगला प्रश्न है कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और उसके अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए ताकि उसमें उसको निपुणता या दक्षता प्राप्त हो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है, लेवियाथन के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है हाब्स। हाब्स की कृति है लेवियाथन। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न भारतीय संविधान से है दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं इसमें सही उत्तर है कि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका स्वरूप गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय है। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप गणतंत्रीय है, संघीय है और संसदीय है। गणतंत्रीय इसलिए क्योंकि भारत में राजाध्यक्ष निर्वाचित होता है और केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन है जो कि संघीय प्रणाली का लक्षण है। और आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अगला प्रश्न है कि किस समिति की रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। देखिए, राजमन्नार समिति, करारोपण प्रणाली, पाल एपिलवी रिपोर्ट और सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। तो दोस्तों सरकारिया आयोग की रिपोर्ट जो है वो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन, बेबेल योजना, राजगोपालाचारी योजना और शिमला योजना। तो भारत में जो संविधान सभा है या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका निर्माण मंत्रिमंडल मिशन या कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जो जीवन का अधिकार है इसे आपातकाल या इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में सही क्या है।
तो ऑप्शन है आपके ये न्याय योग्य नहीं है, ये न्याय योग्य हैं, दोनों और कोई नहीं। तो नीति निदेशक तत्व तो आप जानते हैं कि ये न्याय योग्य नहीं है, यानी इनको प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता है और ना ही इन्हें किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो सही उत्तर है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? ऑप्शन है आपके सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, इसके अलावा ऑप्शन 3 है कि राष्ट्रपति और चौथा विरोधी दल का नेता। तो सही उत्तर है दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का या आह्वान जो है उसको राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 18 जुलाई 1979 तक था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 316(1) के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो दोस्तों 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है 2 बार। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 78 का। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 का है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री का यह परम कर्तव्य है कि संघ की प्रशासनिक और वैधानिक कार्रवाई के बारे में जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे प्रधानमंत्री दे। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गवर्नर और मुख्य सचिव। तो राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए जो निर्वाचन कराया जाता है उसके लिए जो निर्वाचनों का संचालन है उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित है जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है? तो ये है जिलाधीश। जिलाधीश या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसके देखरेख में पुलिस बल जिले में शांति और व्यवस्था कायम रखता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज और नगरीय निकाय से संबंधित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसका था? तो दोस्तों अशोक राय मेहता समिति जो था उसकी सिफारिशों में ये था कि जो पंचायती राज समिति है उसमें 2 स्तरीय पंचायतों की गठन की बात की गई थी। जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होने चाहिए। दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना होता है। ये अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और संवैधानिक और असंवैधानिक ताकतों का या साधनों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय। तो ये जो द्विदलीय पद्धति है ये लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त पद्धति है। अगला प्रश्न है, किसे दबाव समूह माना जाता है? ऑप्शन है आपके भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत सेवक समाज। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस जो है इसको दबाव समूह माना जाता है और ये जो संगठन है ये श्रमिकों के लिए या लेबर क्लास के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसके हैं? तो दोस्तों ये विचार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। अगला प्रश्न है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधाली तलवार है।
स्वनिर्णय का जो सिद्धांत है वो दुधारी तलवार है, किसका कथन है? वुडरो विल्सन, लॉर्ड कर्जन, रविन्द्रनाथ टैगोर और बर्ट्रैंड रसल। तो सही उत्तर है वुडरो विल्सन का कथन है कि स्वनिर्णयन का सिद्धांत एक दुधारी तलवार है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे.एस. मिल और मैकियावेली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता जो है वो मानते हैं कि जैसे कि ये कथन इनका है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला प्रश्न है मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? ऑप्शन है आपके राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार के, नगर निकाय की और सरकारी उद्योग के। तो नगर निगम के जो आय व्यय की जांच ये मुख्य लेखाधिकारी नहीं करते हैं और मुख्य लेखाधिकारी जो है वो राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और सरकारी उद्योगों के आय व्यय की जांच करते हैं। अगला प्रश्न है कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता और गोपनीयता। तो दोस्तों नौकरशाही अस्थायित्व होती है, इसमें अस्थायित्व होता है, तटस्थ होना चाहिए ये किसी दल या पार्टी के खिलाफ, इसके अलावा इसमें गोपनीयता होती है। अक्षमता जो है ये नौकरशाही की विशेषता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। कौन सा राज्य नहीं है? तो राजस्थान दोस्तों ये राज्य नहीं है क्योंकि इसमें अपनी संप्रभुता नहीं है। राजस्थान जो है भारत का एक प्रोविंस है या प्रांत है जिसकी संप्रभुता या ये भारत में निहित होती है। अगर जो मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए। राजनीति में जो राज्य का अर्थ है वो संघ राज्य से होता है। भारत संघ राज्य है और राजस्थान उसके अंतर्गत निहित है। संप्रभुता भारत में निहित है, राजस्थान में नहीं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, नीदरलैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 1945 इसमें केवल ईयर दिया है तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है आपके 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक प्रशासनिक अंग है और इसमें जो महासचिव संस्था का मुख्य पदाधिकारी होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महामंत्री होता है यानी जनरल महासचिव उसका कार्यकाल 5 साल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्था है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगस्त 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया था, इसलिए इसी के जो है विरोध में सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज दल की स्थापना का प्रमुख मुद्दा क्या था? स्वराज दल की स्थापना का प्रमुख मुद्दा जो था वो था काउंसिल में प्रवेश। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के प्रयासों से 1923 में की गई थी और उनका प्रयास था कि चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचा जाए और इन लोगों ने ही स्वराज दल की स्थापना की थी और इनका मुख्य मुद्दा काउंसिल में प्रवेश था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सन 2001 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित टीजीटी परीक्षा थी उसमें नागरिक शास्त्र खंड ये था। इसके साथ कॉम्बिनेशन भी होता है इतिहास का या भूगोल का, इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है एक विषय का, उसके साथ ये प्रश्न पत्र ये प्रश्न शामिल किए गए थे।
आप इनको तैयार कर लीजिए। इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं लग रहा है जो आपके लिए बहुत कठिन हो, लेकिन फिर भी जो आपके लिए नया हो या अलग हो, उसको अलग से नोटबुक पे नोट कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।